नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। मार्केट के एक्शन पर हमारी नज़रें हैं, जहां पर आज दरअसल ग्लोबल कारणों की वजह से मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। करीब करीब 280 अंकों की गिरावट, यहां पर 25,514 के स्तरों पर हम लगभग आ चुके हैं। और डर यही है कि यहाँ से आगे अगर बाजार और फिसलेगा, और जो बीच में हमने देखा है तो वो करीब करीब 20 डीएमए के नीचे ट्रेड बिल्कुल अच्छी तस्वीर नहीं है। एक बार टेस्ट हुआ है, उसके बाद संभले हैं, दोबारा टेस्ट होने का डर यहाँ पर बैठ रहा है। अब लेकर आइए निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक के भी केस में भी यही स्थिति है। 550 पॉइंट के नुकसान पर निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ, पूरे 1% का नुकसान यहाँ पर है। 5225 तक का लो इसने आज छुआ है। अब आप देखिएगा ब्रॉडर मार्केट का हाल, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव है, क्योंकि मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 500 पॉइंट का कट यहाँ पर, साथ ही साथ अगर आप गौर करिएगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी प्रेशर बना है, इसीलिए गिरने वाले शेयरों की संख्या इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। नियरली 1:2.5 तक का ये रेशियो बनता हुआ दिखाई दिया है। प्रेशर कहाँ से आया? रिलायंस टूट रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी का साथ नहीं, एलएनटी में भी प्रेशर बना है। लेकिन एसबीआई कोशिश कर रहा था, और उस पर हम चर्चा कर भी रहे थे 10 बजे के आसपास, कि इससे कुछ सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। मेटल्स थोड़ा सा कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही मामूली बढ़त है। अब देखिए, जब बाकी दिग्गज इतनी गहरी मार झेले तो हल्की सी बढ़त इन बाकी स्टॉक्स की कोई काम नहीं आएगी। तो प्रेशर है और प्रेशर माउंट हो रहा है। ऐसे में हमारे 3 जानकार जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं, उनके कल यानी कि ट्यूसडे शाम तक क्या रिटर्न्स बने और आज के मार्केट में वो क्या रणनीति अपनाएंगे, इस पर होगी बातचीत। अंशुल जैन आगे हैं 5% के रिटर्न्स के साथ, फिर इनके ठीक पीछे हैं स्वाति, और लक्ष्मीकांत शुक्ला है जो -2.7% के रिटर्न्स पर है। इन तीनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा और आज की सबसे बड़ी चर्चा, उस पर आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सेबी ने फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एफएनओ के नियम दरअसल कुछ सख्त किए गए हैं और उसी का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहले तो जो मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट डेरिवेटिव्स के लिए 5 लाख से बढ़ाकर ये 15 लाख कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 15 लाख के नीचे नहीं होगा, ये मेंशन कर दिया गया है। एक एक्सचेंज पर हफ्ते में सिर्फ एक ही एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी, ये भी ऐलान हो चुका है। सारे मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए वो पॉइंटर्स, और उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस पूरे बिजनेस को कैसे पढ़ा जाए ये समझना ज़रूरी है। ऑप्शन खरीदारों से अपफ्रंट मार्जिन लेने की ज़रूरत है। एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड पर मार्जिन का फ़ायदा अब नहीं मिलने वाला है ट्रेडर्स को, और इंट्राडे पोजीशंस पर लिमिट की निगरानी होगी। ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं। इंडेक्स एक्सपायरी के दिन भी ऑप्शन राइटर्स से ज़्यादा मार्जिन वसूलने की बात सेबी ने की है। अब इनके इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे, ये समझने के लिए हमारे साथ असित बरनपति हैं। और असित, हम सब जानते हैं एक माहिर ऑप्शन ट्रेडर हैं। असित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। हमने जब आपसे चर्चा करना शुरू की थी सीएनबीसी आवाज़ पर, हम सब जानते हैं, इनफैक्ट आपके सभी मित्रगण जो आप लोगों को जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो आपको जानते हैं एक ऑप्शन बायर के तौर पर। तो मुझे बताइए, ये जो अपफ्रंट प्रीमियम वसूलने का फैसला आ रहा है, इसका आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आप ही नहीं, आप जैसे दूसरे ऑप्शन बायर्स पर इसकी क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? मॉर्निंग हर्षिता मैम, नाइस टू बी बैक ऑन योर शो। मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग का जो प्रीमियम अपफ्रंट कलेक्शन के बारे में बात हुआ जा रहा है, काफी सारे ब्रोकर्स ऑलरेडी अपफ्रंट पेमेंट ले रहे हैं। आई थिंक कुछ ब्रोकर्स होंगे शायद वो पूरा का पूरा प्रीमियम नहीं कलेक्ट कर रहे होंगे, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, क्वाइट अ फ्यू ब्रोकर्स जहाँ पे कि हम ऑप्शन बाई करते हैं, जैसे हम बैंक निफ्टी का 52,500 का पुट अभी बाई करेंगे, जैसे 400 रुपये चल रहे तो 400 रुपये इंटू 1000 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इफ देयर इज एनी फाइनल पॉइंट्स, बट इट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, इट इज ऑलरेडी इन द काइंड ऑफ नो वर्किंग। बट अगर इसको लेके कोई ब्रोकर्स अगर पूरा पेमेंट कलेक्ट नहीं कर रहे, प्रीमियम्स कलेक्ट नहीं कर रहे, शायद उन लोगों पे ये काइंड ऑफ नो दिक्कत है कि उनको पूरा का पूरा प्रीमियम कलेक्ट करना पड़े। बट अदरवाइज एज एन ऑप्शन बायर, अगर जैसे कोई प्रीमियम जैसे 100 रुपए में चल रहा है, इफ आई पेड दैट 100 रुपीज का प्रीमियम, मेरे हिसाब से दैट इज अ मैक्सिमम दैट वी कैन लूज, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। उससे ज्यादा हमें कमिटमेंट ऑफ कैपिटल नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बायर के हिसाब से एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंज इन द काइंड ऑफ नो सर्कुलर दैट हैज कम।
ओके। अब असद लेकिन कुछ चेंजेस हैं और उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे मैं ये समझना चाहती हूँ। वीकली एक्सपायरी के दिन क्या आपको लग रहा है ये जो हीरो जीरो ट्रेड्स लिए जाते थे इट्स द एंड ऑफ दैट, क्या उस पर पहले इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? एंड डज इट रियली मेक अ डिफरेंस टू अ ट्रेडर लाइक यू और अदर्स? I guess there are times that we have seen that market is slightly manipulative in the sense like कुछ options का premium जो जैसे ₹5 ₹7 होते थे immediately वो 100-200 रुपए हो जाते हैं and just to realize it is come back to again ₹20 ₹15 kind of thing. इस टाइप का expiry move जो कि लास्ट के 1 घंटे में होता था, आई थिंक उस टाइप का स्पाइक शायद ना हो एंड जैसे हमारा फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी जिसमें कि पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहता था इन कंपैरिजन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मेरे हिसाब से वो स्पाइक्स थोड़ा कम रहेगा। जो हीरो जीरो ट्रेड का जो काइंड ऑफ क्रेज था मार्केट में, दैट शुड आल्सो कम डाउन एंड राइटली सो। कभी कभी गामा एक्सप्लोसिव मूव के वजह से उस टाइप का मूवमेंट आते थे, बट हमें काफी सारे ट्रेडर्स ये समझने लगे थे कि ये हर एक एक्सपायरी में इस टाइप का ट्रेड होएगा, जो कि नहीं होता था। वंस इन ए जैसे 2-3 एक्सपायरी में अगर हो जाता है, बट ट्रेडर जो उसमें पैसा कमा लेते थे वो समझते थे कि हर एक ट्रेड में, हर एक एक्सपायरी में हमें इस टाइप का मूव मिलेगा, जो कि नहीं होता था। एंड लास्ट में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द थीटा डीके एंड लेट्स से options expiring worthless because of no presence of gamma explosion on that particular day, काफी सारे पैसा लूज किए हैं ट्रेडर्स ने। सो जी। so that is how I'll be kind of now looking at it. Yes. हम्म। और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्योंकि बढ़ाई गई है, उससे क्या ऑप्शन ट्रेडर्स पर इम्पैक्ट आएगा? अगर उसका एक उसको समझा सके। यस मैम, आई थिंक इनिशियली अगर हम देखेंगे, अगर जैसे 25,500-700 में जैसे निफ्टी है, इसका अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये प्राइस है, हर हर एक कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज इज 25, पकड़ लीजिए अराउंड 6 लाख रुपीज का मार्जिन हमें देना पड़ रहा था, राइट। सो 6 लाख मार्जिन के हिसाब से 25 का हम एक लॉट ले रहे थे। अगर वो 15 लाख या 20 लाख हो जाता तो हमारा मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 60 रफली। हम्म। सो मुझे लगता है कि एंट्री बैरियर एक क्रिएट होएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम कैपिटल टू कैन ऑफ नो एंटर इनटू द सेम लॉट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड। सो उसमें से मुझे लगता है कि people who are with modest capital who had easy entry, they will find it difficult because obviously आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर बड़ा हो रहा है, 15 लाख का वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मिनिमम लॉट साइज अगर 60 या जैसे बैंक निफ्टी के केस में 30 हो रहा है, तो वही प्रीमियम अब लेट्स से अभी बैंक निफ्टी में लेट्स से एक लॉट का जो 400 रुपए होता था हाइपोथेटिकली एटीएम पुट कॉल वॉट या 300 रुपए होता था, अगर डबल हो जाएगा वो 700 रुपए 600 रुपए हो जाएगा, सेम काइंड ऑफ नो कमिटमेंट। सो मुझे लगता है वो एंट्री बैरियर में थोड़ा रोक लगाया जाए, जो कि शायद मेरे हिसाब से ठीक है, because people without adequate knowledge may be getting trapped in the market with the kind of craze that is going on with the option trading. So this entry barrier I think is a good move, to be honest. पहले मैंने एक चर्चा की शुरुआत ऑप्शन बायर के सवाल से की थी, बट जैसे आपने मेंशन किया ये अगर ब्रोकर्स वसूल नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम है, उनको वसूलना पड़ेगा। इस समय ब्रोकर्स को ये पेमेंट करना पड़ता है, आई थिंक वो आगे चलकर क्लाइंट्स को सीधे पे करना पड़ेगा, सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू समवेयर और द अदर। ऑनेस्टली हर्षदा मैम, लाइक मैं जो भी काइंड ऑफ ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड किया हूँ, सारे के सारे जैसे मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, अगर मैं जैसे 40,000 का प्रीमियम खरीद रहा हूँ, then the available margin becomes 60,000 from the moment you buy that, let's say 40,000 worth of premium. So most of the brokers they do collect. I am not sure कि अगर ये नियम सारे जगह पे लागू नहीं है, मे बी उसके वजह से सेबी का ये रूल आया हुआ है कि अपफ्रंट पेमेंट करना चाहिए फॉर प्रीमियम। आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी, टू बी ऑनेस्ट, एंड या आई थिंक दैट इज अ गुड मूव एनीवे। अच्छा, अब ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे? क्योंकि एक लॉट ट्रेड के लिए उनको आई थिंक 3 गुना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। डज दैट मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम? उसके लिए आपको उतनी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। क्या ये बहुत सारे लोगों को इस ऑप्शंस राइटिंग बाइंग वाले गेम से बाहर करने की तरफ एक कदम है? I guess, ma'am, at this point of time, most of the people who are educated and they are in the market as a professional, none of them, most of them do not do any naked option selling. They always do some hedging, spreads बनाते हैं, उसमें से margin का benefit भी होता है। But at the same time, अगर 3 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना का अगर let's say जो margin में
बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, अगर उसके वजह से मुझे लगता है कि अगर कोई नेकेड सेलिंग कर रहा है, उसके लिए इट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज़ लेट्स से लास्ट के 1 घंटे में लग रहा है कि निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, 100 पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगा, तो काफ़ी सारे लोग जितना भी लेट्स से कैपिटल है, मतलब जैसे 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख जो भी है, उसमें से जितना भी क्वांटिटी आता है, दे मे बी जस्ट सेलिंग इट फॉर द हेक ऑफ इट कि ये तो ज़ीरो होने वाला है। अगर वो दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी काइंड ऑफ ए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कि 3 लाख, 4 लाख नहीं, आपको मिनिमम अभी 7-8 लाख चाहिए। सो पीपल कैन नॉट गो विथ फ्री हैंड कि ओके फाइन इसमें जितना कैपिटल मैं एक सेल कर लेता हूँ। सो वो एक बेनिफिट रहेगा फॉर अ रिटेल ट्रेडर विथ अ मॉडेस्ट कैपिटल, बट पीपल हु आर प्रोफेशनल्स एंड काइंड ऑफ वर्किंग ऑन ए काइंड ऑफ डिसेंट कैपिटल, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इतना काइंड ऑफ दिक्कत रहेगा। बट ये रिटेल को आई थिंक थोड़ा डिसिप्लिन करने के लिए रेगुलेटर हमें काइंड ऑफ ये रूल्स एंड गाइडलाइंस दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी हेल्प करेगा काफ़ी लोगों को। अब आसिफ, क्योंकि आप ऑफ कोर्स एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं बाय प्रोफेशन एंड नॉट बाय हॉबी, आर यू सेटिस्फाइड जो भी सभी ने एक्शन किया है? कोई कंप्लेंट्स, कुछ चीज जो कर सकते थे जो रह गई है, या फिर कुछ ज्यादा ही कर दी? मेरे हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मैं वो जो तो बढ़ाने से मुझे लगता है कि somebody who is aspiring and do not have adequate capital, they still have learned the game, kind of a rule of the game, and they want to participate in the market. I think उनके लिए थोड़ा unfairness हो रहा है because maybe everybody is not coming with a bigger capital. We always start small. एंड कोई ट्रेडर जो कि मार्केट में टेस्ट करके बढ़ना चाहता है आगे, मे बी वो एंट्री बैरियर की वजह से ये थोड़ा मुझे लगता है कि फॉर समबडी हु इज वेरी न्यू, it is little unfair, but at the same time, in the larger scheme of things, the kind of euphoria and craze that is there, be it Hero Zero trade and Delhi expiry. To be honest, ma'am, like now I have seen quite a few people like to call themselves as expiry traders. जी मुझे हाँ। लगता है कि वो kind of the terminology itself is bad. So when you say expiry trader means अगर आज के दिन पे expiry नहीं है, I don't have the skill set to trade in the market, and that is not the way to kind of look the kind of game of trading. That is my own personal perspective. So I think थोड़ा discipline लगाया जा रहा है because of the euphoria that was going on. I think regulator has better mind and they have better understanding of the game. So हमें उनको जैसे भी वो rules regulation laid out कर रहे हैं, हमें उसको follow करना चाहिए. That is how I'll be looking at it. जी हाँ। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय Thank you, ma'am. निकाल कर ये सारी चीजें समझाने के लिए कि एक ट्रेडर की जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। शुक्रिया। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एज प्रॉमिस खिलाड़ी नंबर 1 हमारे 3 जानकार आज किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस कर रहे हैं। तेजी की तरफ ही ट्रेड आइडियाज होंगी या फिर कुछ मंदी के सौदे लेकर भी कुछ अपनी पोजीशंस को हेज किया जाएगा? इस सब पर बात आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सिम्बीसी आवाज पर। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं उसका क्या रिटर्न बना वो हमने देखा। इनफैक्ट अंशुल लीड कर रहे हैं और फिर स्वाति है दूसरे स्थान पर। लेकिन इस समय क्या ट्रेड बनता है, पहले तो स्वाति का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आएंगे, सीधे उसी में उतर रहे हैं हम। स्वाति के केस में जो ट्रेड्स बैठे हैं उसमें एक तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया ओलंपिक में, और जीएनएफसी के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। स्वाति बताइए नया ट्रेड क्या रहेगा? ये डेफिनेटली मैं एक काउंटर होल्ड कर रही हूँ। अनदर कॉल आई वुड लाइक टू इनिशिएट हर्षदा जी। यूपीएल एक मुझे अच्छा लग रहा है, 621 पे चल रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। नीचे में 605 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। जो भी बॉटम मूविंग एवरेजेस हम देख रहे हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफी स्ट्रांगली अपवर्ड क्लोजिंग बेसिस काफी अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है यूपीएल करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। 605 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में 660 के टारगेट्स में देखती हूँ। 660 की तरफ जाएगा ये काउंटर। यूपीएल बाई साइड का ट्रेड है। 622 के स्तरों पर इस समय स्टॉक है। चलिए अब अंशुल का पोर्टफोलियो लेकर आएंगे। और अंशुल के केस में दरअसल वो लीडरशिप पोजीशन में थे और इनके जो ट्रेड्स इस समय बैठे हैं इनके फेवर में, उसमें आप गौर करेंगे तो श्री रेणुका दिया था, उससे एग्जिट कर लिया है। अंशुल आज नया ट्रेड क्या होगा? देखिए हर्षिता, ये मार्केट में ऑलरेडी मंडे से हमने जो डिस्कस किया था 600 पॉइंट का करेक्शन आ गया था। वहां से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि जो स्टॉक्स अल्फा जनरेट कर रहे हैं वहीं पे लॉन्ग रहना चाहिए। उसी में से एक स्टॉक है जहां ब्रेकआउट आ रहा है, बॉम्बे डाइंग। यहाँ पे 44 डेज का एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट आ रहा है, तो इस स्टॉक को 232 पे बाई करना चाहिए। 220.4 का स्टॉप लॉस रहेगा।
और 266 रुपए 80 पैसे का टारगेट रहेगा। तो आज के लिए बॉम्बे डाइंग का ट्रेड रहेगा। 266 रुपये 80 पैसे का टारगेट और ये आप ट्रेड लेकर चलेंगे तेज़ी की तरफ और स्टॉप लॉस 220.50 के आसपास लगाइएगा। ये है इस समय का ताज़ा ट्रेड। चलिए अब लक्ष्मीकांत का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। उनके पास भी मौका है आज एक और ट्रेड जोड़ने का। वैसे देखिए 2 ट्रेड्स दे सकते हैं, नहीं एक ही ट्रेड दे पाएंगे क्योंकि कोल इंडिया और पूनावाला फिनकॉर्प इनके पास अभी भी बना हुआ है और 2 दूसरे जो ट्रेड्स थे सन टीवी और IDFC उससे निकल चुके हैं। बताइए आप क्या ट्रेड जोड़ेंगे? जी, आज का ट्रेड होगा ABFRL। पिछले 4 से 5 दिनों में यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पे अराउंड 345 टू 340 के जोन के आसपास। तो करंट लेवल पे इसको बाय किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड टारगेट 373 का रहेगा और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो रहेगा 343 का। 343 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 373 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। ये है आपके लिए एक और बाय साइड की आइडिया ABFRL। चलिए एक काम करते हैं, आई थिंक वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक रिकैप लेकर आएंगे और कोई एडिशनल ट्रेड आता है तो उसकी भी बातचीत हो जाएगी, लेकिन आप बने रहें CNBC आवाज़ पर। बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए एक बार फिर हम डे लो की तरफ तेजी से खिसकने लगे हैं। 25,451 आई थिंक आज का लो था। इस समय 25,463 के स्तर आ चुके हैं। तो जो वो 20 DMA था 25,505 का, उसके तो नीचे ही ट्रेड बन रहा है। अब यहाँ से मंदी के दरवाजे खुलते हुए 600 पॉइंट का नुकसान निफ्टी बैंक दिखा रहा है और 600 पॉइंट का नुकसान मिड कैप भी दिखा रहा है। तो एक फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिली है। IT काउंटर्स, निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि इस समय जो नई बिकवाली बढ़ रही है वो निफ्टी IT की बदौलत ही बढ़ रही है। 599 ये भी इंडेक्स 600 पॉइंट नीचे आ चुका है। विप्रो ताज़ा स्टॉक है जहां पर 2.5% का नुकसान, पिछले 10 मिनटों में 1% का कट इसने झेला है। टेक महिंद्रा में भी आधे % से ज़्यादा का कट पिछले 10 मिनटों में आया है। वो स्टॉक भी इस समय करीब 1% के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। HCL टेक 1.5% नीचे आ गया है। और इन्फोसिस जो हम पॉजिटिव टेरिटरी में देख रहे थे, आपको याद होगा सुबह में हम बातचीत कर रहे थे कि शायद स्टॉक चल सकता है। 1900 के ऊपर निकला ज़रूर था, टिका कुछ समय के लिए, लेकिन लास्ट नहीं कर पाया। वो भी अब 1% नीचे है। फटाफट से एक बार TCS भी दिखा लीजिए क्योंकि TCS सुबह से ही वीक था। अब ये सारे वो दिग्गज काउंटर्स हैं जो इस समय बाजार की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हैं इस समय के टॉप लूजर्स। और सुबह से हमने देखा ही है कि ऑटो कंपनियों में बिकवाली का सिलसिला हावी, चाहे वो आइशो हो, टाटा मोटर्स हो, बजाज ऑटो हो या फिर मारुति हो, ये पूरा पैक कमज़ोर पड़ा है। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। इन्फोसिस सबसे बड़ा ड्रैगर है इस समय निफ्टी IT में। चलिए ये है आपके लिए मार्केट की स्थिति। अब फटाफट से हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। कौन कहां पर पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से, उसको मेंशन करना शुरू करते हैं। तो एक एक ट्रेड सभी ने जोड़ा। स्वाति ने एक कैरी किया और एक नया आया। जो कैरी किया वो GNFC है। 735 टारगेट, 675 स्टॉप लॉस। UPL बाई साइड का ट्रेड, 660 टारगेट, 605 का स्टॉप लॉस। ये अभी जोड़ा है। दोनों में इस समय ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स किसकी तरफ से हैं? UPL हल्का सा पॉजिटिव है। अब आइए अगले ट्रेड पर, और वो है अंशुल का। अंशुल ने एक जगह खाली रखी है, एक ही स्टॉक जोड़ा है। बॉम्बे डाइंग 266.80 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस है, 220.50 का स्टॉप लॉस टू बी प्रिसाइज। और ये स्टॉक इनके लिए करीब आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स कमा रहा है। लक्ष्मीकांत ने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक है कोल इंडिया का, दूसरा पूनावाला फाइनेंस का। 550 कोल इंडिया का टारगेट, 485 स्टॉप लॉस। पूनावाला में 435 टारगेट, 390 स्टॉप लॉस। AB फैशन एंड रिटेल अभी जोड़ा है, 373 टारगेट, 343 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स तीनों में ABFRL ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। चलिए अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन। कौन कहां पर पहुंच रहा है वो दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर।
तो अंशुल आगे हैं, लगभग 6% के रिटर्न्स होल्ड कर पाए हैं। स्वाति के नियरली 5% के रिटर्न स्लिप होकर 2.5% पर आ गए हैं और लक्ष्मीकांत के लॉसेस थोड़े से डबल होते हुए -5%। वैसे हफ्ता मुश्किल है, लेकिन देखते हैं यहाँ से किस तरह की सिचुएशन उभर कर आती है हमारे जानकारों के रिटर्न्स और पोर्टफोलियो के लिहाज से। एक एक ट्रेड वैसे स्वाति और अंशुल दोनों आगे जोड़ पाएंगे। लेंगे एक ब्रेक। 25,450 के नीचे इस समय निफ्टी का ताज़ा हाल, तो बिकवाली बढ़ती हुई अब ये फ्रेश डे लो पर हम हैं। 25,433, 430 के लेवल्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। सेल साइड की पोजीशंस अब थोड़ी सी मैग्नीफाई हो चली हैं। निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक भी कमजोर और 52,245 के स्तरों पर इस समय ट्रेड। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा लिया जाएगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। आप बने रहें CNBC आवाज पर।